हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सो कि आप सभी बढ़िया फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, राइट। सो दोस्तों, इन दिस एंटायर वीडियो वी आर गोइंग टू मेक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द 4 क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे जो कि हम 4 क्लासेस में कर चुके हैं, एक समराइज वो में। तो देखो, ये रिवीजन सेशन होने वाला है, तो मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को एक टू द पॉइंट के साथ खेलूंगा, मतलब कि एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना दूंगा, फिर भी समझ में आएगा सारी की सारी बातें आपको, उसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ में जो है टू द पॉइंट बताऊंगा, सो दैट कि वीडियो भी जो है थोड़ी छोटी हो सके। वैसे तो ये बहुत जल्दी लंबी होने वाली है क्योंकि इतने सारे टॉपिक उसमें कवर करेंगे। मतलब अभी तक मैंने आपको 4 क्लास में जो कराया है, ये सभी चीज़ें, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, एडवांटेज, फंक्शन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग, तो मुझे ये सारी चीज़ें इसी क्लास के अंदर कवर करवानी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टू द पॉइंट जितनी बातें हैं उनको शॉर्ट तरीके से ही बताना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन विद द नेम ऑफ द चैप्टर। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। In this chapter we are going to study about the meaning, objective and accounting information. मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग के अंदर हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, वर्ड को समझेंगे, इसके फीचर्स क्या है, मीनिंग में आता है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, मीनिंग में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के अंदर हम सीखते हैं कि हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, वाई आई एम स्टडिंग अकाउंटिंग, सो दिस रीज़न वी हैव फाइंड ओवर अंडर द अकाउंटिंग। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि लिखा पढ़ी का काम करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट इज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कशन विद द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो मैंने आपको ये ऑलरेडी जो हमारा 4 क्लास गया है उसमें पहले क्लास में ही ये डेफिनेशन लिखवाया था। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing of transaction in the significant manner and the transactions which are in part at least of financial characteristics। ये था डेफिनेशन। इसका मतलब समझते हैं। देखो, अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग एक कला है। जैसे कि हर एक इंसान, एक सिंगर की बात करें, सिंगिंग में कलाकारी दिखाता है, पेंटर की बात करें तो पेंटिंग में कलाकारी दिखाता है, स्कल्पचर की बात करें स्कल्पचरिंग में कलाकारी दिखाता है। और हम बात करें किसकी, अगर अपन बात करें क्या हो सकता है और क्या क्या होता है, डांसिंग होता है, पेंटिंग होता है, सिंगिंग होता है। तो ये सभी चीज़ें अपने आप में क्या है, कला है। उसी तरीके से अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग भी एक कला है जहाँ पे अकाउंटेंट का मतलब लेखपाल, वो क्या करता है कि बिजनेस के अंदर होने वाले जितने भी लेन देन हैं उन सभी को सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से चीज़ों को मेंटेन करना, ट्रांजैक्शंस को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट, कला है अकाउंटिंग, लेखांकन, किस चीज़ का, रिकॉर्डिंग करना, किसको, जो भी बिजनेस में होने वाले लेन देन है, क्लासीफाई करना, लेजर अकाउंट बनाते हैं, बाद का विषय है, समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ऑफ ट्रांजेक्शन्स को इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड द ट्रांजेक्शन्स विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि जो भी लेन देन है वो लेन देन मनी के टर्म में मेजर किया जा सके, दैट इज फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट होता हो यहाँ पे, एंड द इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट देयर ऑफ, मतलब कि जो भी हम लोगों ने अकाउंटेंट ने रिकॉर्डिंग किया उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकाला जा सके, मतलब कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेंटेन किया गया उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाले और उसका इंटरप्रिटेशन दे सके। तो वही बोला गया, इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट देयर ऑफ। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। नाउ स्टार्ट्स विद द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, विशेषता। विशेषता का मतलब क्या है, देखो हर एक इंसान की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, कोई इंसान मूर्ख होता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई लालची है, कोई और क्या बोल सकते हैं, कोई चतुर है, चालाक है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, हर एक इंसान की कुछ ना कुछ विशेषताएं। उसी तरीके से यहाँ अकाउंटिंग में भी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है। अब उन्हीं विशेषताओं में सबसे पहला विशेषता आता है, देखो बुक आपके पास होगी, जो भी आपके पास बुक है, मैंने आपके बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहला फीचर उसको खोल के रख लेना आपके पास, ठीक है, सामने। तो सबसे पहला फीचर होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट, मतलब कि क्या, बिजनेस के अंदर जो भी होने वाला लेन देन है उसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है पहचानना। जैसे कि
बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिजनेस के अंदर सेल किया जाता है, सेल का मतलब है बेचना, परचेज किया जाता है, सैलरी पे किया जाता है, रेंट पे किया जाता है, वेजेस पे किया जाता है, कैरेज पे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की जाती है। मतलब इतने सारे ट्रांजैक्शंस, बहुत, अभी तो ये 3-4 ही गिनती के लिखा हूँ। इतने सारे ट्रांजैक्शन जो है, इतने सारे लेन देन बिजनेस के अंदर होते हैं, तो उन्हीं लेन देन को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सा जो इवेंट था वो सेल था, मतलब कि हमने किस टाइम पे कब कौन सा सेल किया, कितने टाइम, किस समय हमने कितना परचेज किया, सैलरी कितना पेमेंट किया, या हम लोगों ने क्या कर रहा है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा चीज़ किससे जुड़ा हुआ है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शंस को ही हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कमीशन पे करना, एडवर्टाइजमेंट कराना, डिस्काउंट देना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखूँगा प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, कमीशन रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना। तो इतने सारी चीज़ें जो हैं ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। ओके, फिर उसके बाद हम पहला क्या किया, आइडेंटिफाई किए किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, कि ये सेल था, ये परचेज था, सैलरी पेमेंट किया गया, रेंट पे किया गया, आइडेंटिफाई किए। दूसरा इसका फीचर आता है मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन। आप देखोगे अपने बुक में जो मैंने लिखवाया था, या फिर आपके बुक में भी होगा, जब फीचर्स वाला पोर्शन खोलोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन। जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि ये सेल हुआ, परचेज हुआ, सैलरी पे किया गया, रेंट पे किया गया, वेजेस पे किया गया, इसको अब मेज़र करेंगे। जैसे कि मान लो हमने जो सेल किया है वो यूनिट बता रहा है कि हमने 500 यूनिट सेल किया है। ओके, और जो रेट है, रेट का मतलब कि किस रेट से ये 500 यूनिट बेची जा रही है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 25 रुपये, ठीक है, 25 रुपये का एक यूनिट है पर यूनिट। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे, 12,500 रुपये। 12,500 रुपये क्या कहलाएगा, मेजरमेंट कहलाएगा। मेजरमेंट का मतलब होता है कैलकुलेट करना अमाउंट, कि कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन एंटर्ड हुआ है, मेजरमेंट करना। उसी तरीके से मान लो कि मुझे सैलरी का मेजरमेंट करना है, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ कितने हैं। तो मान लो मेरे कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉय है, और एक एम्प्लॉय को जो मान लेते पर मंथ का, चलो पर मंथ का जो सैलरी पे क्या आता है, पर मंथ सैलरी मान लेते हैं 10,000 रुपये पेमेंट क्या आता है, ठीक है। एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपये का पेमेंट क्या आता है, तो टोटल अमाउंट मेरा सैलरी के नाम पे कितना मेरे बिजनेस से गया, तो मैं बोलूँगा कि 10 लाख रुपये गया, ठीक है, 10 लाख रुपये का मैंने पेमेंट किया। तो ये मेजरमेंट करना होता है। उसी तरीके से रेंट का मेजरमेंट करते हैं। परचेज़ किया तो कितना क्वांटिटी परचेज़ किया, 1,000 क्वांटिटी परचेज़ किया, कितने के रेट से परचेज़ किया, मान लो 25 रुपये, तो कहीं ना कहीं मैंने 25,000 रुपये का टोटल परचेज़ किया। इसको बोलते हैं मेजरमेंट करना। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता है रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। ये जो अकाउंटिंग आपका डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से ही सारा आपका फीचर्स लिया गया है। रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग करने का सिंपल सादा मतलब है कि बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो कुछ खरीदा जा रहा है, कुछ बेचा जा रहा है, या फिर किसी को पेमेंट किया जा रहा है, किसी से पेमेंट रिसीव किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स के अंदर, जहाँ पे अपने पास टोटल 7 बुक्स होती हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, ये टोटल बुक्स होती हैं। और उन बुक्स को ही अपन सब्सिडरी बुक बोलते हैं। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैंने कुछ बेचा, खरीदा, सैलरी का पेमेंट किया, रेंट पे किया गया, वेजेस पे किया, कैरेज पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, तो इन सभी चीज़ों को इन 7 बुक में से किसी ना किसी बुक्स में लिखा जाएगा, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। ओके। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपका जो फीचर है क्लासिफाइंग करना। क्लासिफाइंग करने का मतलब क्या है कि मैं ये देखूंगा कि मेरे बिजनेस के अंदर कितने बार कितने समय सेल किया गया, 1 बार 2 बार, 1 बार सेल किया गया, फिर उसके बाद अलग अलग दिन पे कितने कितने का सेल किया गया। मैं जब बिज़नेस क्लोज करूंगा 31 मार्च को, तो देखूंगा कि 31 मार्च तक मेरा टोटल कितना सेल हुआ है। उन सभी सेल को कैलकुलेट करके उसका टोटलिंग करके मैं सेल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये क्लासिफिकेशन करने का मतलब होता है कि हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाते हैं। ये आगे का विषय है। अकाउंट का मतलब जैसे कि आपका बैंक में अकाउंट होता है, जहाँ पे आपका बैंकर आपसे जुड़े हुए जितने भी
ट्रांजैक्शन से जितने भी इंफॉर्मेशन है आपका अलग अकाउंट मेंटेन करता है, उसी तरीके से एक अकाउंटेंट हर एक चीज़ से जो सेल का हो गया, परचेज का हो गया, सैलरी का हो गया, रेंट पे किया गया, इन सभी चीज़ों का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करता है, जिससे कि अगर मालिक आके पूछता है अपने अकाउंटेंट से कि हमने कितना सेल किया, तो वो सेल्स अकाउंट को देख के बता देगा। जैसे कि आप अपने बैंक में जाते हो, अपने बैंकर से पूछते हो कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, तो आप सिंपली अपना अकाउंट नंबर बताते हो, आपके अकाउंट नंबर में अकाउंट में एंटर होता है और आपको बता देता है। उसी तरीके से यहाँ पे इन सहूलियत को रखते हुए क्लासीफाइंग का जो पोर्शन है उसको डाला गया। क्लासीफाइंग मतलब लेजर अकाउंट बनाना सिंपल शब्दों में। फिर उसके बाद आता है समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जितना भी हम यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं उसका एक समरी बनाएंगे, जैसे कि आप अपना कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद एक समरी बनाते हो, नोट्स बना लेते हो कि इतने बड़े चैप्टर को इतना कर देना और समझ लेना। उसी तरीके से समराइजिंग है, कुछ आगे का विषय है। फिर आता है इससे क्या करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट देयर ऑफ, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करना, ये भी आपके फीचर्स में ही आता है। फिर ये आप क्या करते हो, जो आपने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया इसको आप अपने यूजर्स को दोगे। तो आपका जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे 7th वाला जो फीचर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है मैं आपको भी लिख के बता देता हूँ तुरंत, जल्दी जल्दी, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, ठीक है। मैं यहीं पे बता देता हूँ। कम्युनिकेशन करने का मतलब होता है कि मान लो जो आपने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन आप आउटसाइडर को दोगे। सिंपल सादा कहने का मतलब, जैसे कि आप अपने क्रिएटर्स को दोगे, बैंक को दोगे, गवर्नमेंट को दोगे। गवर्नमेंट को किस लिए दोगे, क्योंकि गवर्नमेंट देखना चाहती है आपने कितना प्रॉफिट कमाया, जिससे कि मैं उस पर टैक्स वसूल सकूं। तो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के लिए आप अपना इन्फॉर्मेशन, ये जो प्रॉफिट और लॉस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो वो दिखाओगे। उससे गवर्नमेंट को पता चलेगा आपका कितना प्रॉफिट है, उसके ऊपर गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट करेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। बैंक की बात करें तो अगर मान लो आपके बिजनेस को करने के लिए फंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, और आप चले गए बैंक के पास, तो बैंक आपको लोन क्यों देगा? सबसे पहले आपका रेपुटेशन देखेगा मार्केट के अंदर, आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, कि जिससे कि मैं इसको अगर लोन देता हूँ तो ये क्या मेरे लोन का रीपेमेंट कर पाएगा, मतलब कि मुझे रिटर्न कर पाएगा मेरा लोन। तो इस चीज़ के लिए बैंक वाला जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए, आपका प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए, इसको ये चीज़ कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। मतलब कि जो हमने प्रॉफिट और लॉस निकाला अपने बैंक को भी बताऊंगा। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर अभी ऐसे समझ लो, ये 2nd चैप्टर में आएगा। क्रेडिटर का मतलब होता है, देखो बिजनेस के अंदर 2 तरीके से खरीदा जाता है, एक तो उधारी खरीदना, एक कैश में खरीदना। कैश में खरीदने का मतलब कि आप दुकानदार के पास गए, पेमेंट किए कैश में और सामान लेके आ गए। उधारी का मतलब गए, सिर्फ सामान लेके आए, पेमेंट नहीं किए। तो जिस व्यक्ति को आपको पेमेंट करना है वो आपका क्रेडिटर कहलाएगा। अब वो ये जानना चाहता है कि मैं इस पर्सन को उधारी बेचूं या फिर ना बेचूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे उधारी बेचता हूं तो क्या ये मेरा पेमेंट कर पाएगा? तो ये भी हमारा रीपेइंग कैपेसिटी देखने के लिए इंटरेस्टेड होता है। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरे क्रिएटर को प्रोवाइड करना होता है। आई होप ये क्लियर हुआ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो जो है मैं काफ़ी स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप स्लो करके देख सकते हो, ओके। इसमें कोई लोड वाली बात नहीं, लेकिन ये चैप्टर जो है आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो है ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टेट द समराइजिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। सो आपने जब ये पढ़ा होगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, तो आपने देखा होगा कि ये जो समराइजिंग है वो अकाउंटिंग का पार्ट है, तो आपको अकाउंटिंग लिख के आना है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है रिकॉर्डिंग इज़ द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, तो आपने देखा होगा बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग जो है बुक कीपिंग का पार्ट माना जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं इन शॉर्ट में आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें कराते हुए चलूँगा, जिससे कि आपको सिर्फ याद नहीं करना है, याद सिर्फ ये कर लेना और लर्निंग ले लेना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ख़त्म होता है अपना फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो वीडियो को शॉर्ट रखना है, जिससे कि क्लासेस में जल्दी से जल्दी सभी चीज़ें करा सकूं और आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि मैं अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है अकाउंटिंग पढ़ने का। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन खोल लेता हूँ, आप भी अपने बुक्स के अंदर खोल लो। पहला आता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर जो भी होने वाले लेन देन हैं
उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना। मतलब कि एक बुक होती है, उस बुक के अंदर सभी के सभी लेन देन को रिकॉर्ड करते हुए चलना। सेल किया इतने तारीख को सेल रिकॉर्ड करो, परचेज़ किया इतने तारीख को परचेज़ रिकॉर्ड करो, मैंने सैलरी पेमेंट किया इतने तारीख को सैलरी का रिकॉर्डिंग करो, रेंट पे किया गया इतने तारीख को ये रिकॉर्ड करो, मैंने कमीशन पे किया ये रिकॉर्ड करो। मतलब कि हर एक चीज़ जहाँ पे बिज़नेस के अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उन चीज़ों को एक बुक्स में रिकॉर्ड करना, वो मेंटेनेंस कहलाता है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है कि आपने जो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया, उससे आप क्या करोगे कि डिटरमाइन करोगे प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। प्रॉफिट होने का मतलब मुनाफा, बिजनेस इतने समय तक चला तो बिजनेस को चलने से प्रॉफिट हुआ, लाभ कमाया कंपनी ने या फिर हानि कमाया। इसके बाद आता है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस का संपत्ति और कर्ज के बारे में जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप डिटरमाइन करोगे फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना, बिजनेस का एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका बिजनेस बंद होता है तो कितने आपके पास कर्ज हैं और आपके पास कितनी संपत्ति है। ओके, इसके बाद आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स, जो अभी मैंने यहाँ पे देखा था, आपके फीचर्स में भी था, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि जो आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइज़ किया, फिर इसका इंटरप्रिटेशन निकाला, इस चीज़ को हम कम्युनिकेट करते हैं अकाउंटिंग के यूज़र्स के साथ, जिसमें क्रेडिटर आता है, बैंक आता है, गवर्नमेंट आता है, और कौन, इन्वेस्टर्स आते हैं, हमारे कंज्यूमर्स आते हैं, हमारे और कौन आते हैं, और कौन आता है, इन्वेस्टर्स हो गया, बस बहुत सारे लोग आते हैं वैसे। तो इन सभी लोगों को कम्युनिकेट करना, हमारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। इसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स का मतलब कि अगर मान लो आप अपने बिजनेस के अंदर जितनी भी संपत्ति है उन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करके चल रहे हो, तो मुझे पता चलेगा कि पता रहेगा कि कौन सा एसेट्स मेरे बिजनेस का है, तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा। जैसे कि हमारे पेरेंट्स अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स सिर्फ हमें ही प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरों पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उसी तरीके से आप अपने बिजनेस के पेरेंट्स हो, आप अपने बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करोगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट डाला गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कमियाँ। कमियाँ कैसी कमियाँ, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ जस्ट मिनट बस। हाँ, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि कमियाँ, कुछ ना कुछ अकाउंटिंग की भी कमियाँ हैं। जैसे कि पहला पॉइंट बोला गया कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता, मतलब कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू को कोई आइटम में हम नहीं दिखा पाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, इसको विजुअलाइज करना, चीज़ें समझ में आ जाएंगे। मान लो आप अपने बिजनेस से किसी अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, या फिर किसी भी अपने कस्टमर को उधारी माल बेचे 10,000 रुपये का। ओके, अब जो है जिसको आपने उधारी बेचा था, ऐसा लगता है कि वो जो है मुझे पेमेंट नहीं कर पाएगा। कितने रुपए का, पूरा का पूरा, या फिर उसमें से कुछ अमाउंट, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, वट एवर द अमाउंट में भी इतने का पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो मुझे डाउट हो रहा है कि मेरा जो डेटर है, मतलब जिसको मैंने उधारी बेचा है, वो मुझे पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो मेरा अकाउंट्स क्या बोलता है कि आपको फ्यूचर में जो होने वाला लॉस है अभी से बुक करके चलो। तो मैं कितने का एस्टिमेशन लगाऊं, मैं नहीं पता लगा पा रहा हूं। तो मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एस्टिमेटेड वैल्यू पे एक प्रोविज़न बना के चलना होगा, जो प्रोविज़न एक्चुअल नहीं है, मैंने एस्टिमेशन लगाया। अब मेरा एस्टिमेशन गलत भी हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है। तो वही बोला गया कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है accounting information not be realistic since accounting statements are prepared for following the accounting concept and conventions. For example, under the going concern concept, it is taken that the business will continue for the foreseeable future according to its assets are recorded at cost and हाँ ठीक है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मान लो आपने कोई अपने बिजनेस के लिए आज प्रॉपर्टी खरीदा, 2000 में खरीदा था, मतलब कि 2001 में खरीदा था, ईयर की बात कर रहा हूँ, 2001 में। मान लो 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपने खरीदा था अपने बिजनेस के लिए। ओके, आज जो है 2022 चल रहा है, तो आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से बढ़ के 50 लाख रुपए हो चुकी है। तो आपका अकाउंट्स बोलता है कि आपको जो एसेट्स थी, लैंड मतलब कि ज़मीन जो आपने खरीदा था अपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए में, आज उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए हो चुकी है।
तो आप अपने बुक्स में 50 लाख रुपए उस लैंड की वैल्यू ना दिखा के 1 लाख रुपए दिखाओगे, तो वही बोला गया कि ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब जो रियल वैल्यू है आज उसकी वो नहीं दिखाएगा, मतलब जो पुराना वाला वैल्यू था वही वैल्यू दिखाएगा, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन बोला गया इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस के अंदर मान लो जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय ज़्यादा एक्सपर्ट है, कोई एम्प्लॉय जल्दी काम करता है, कोई धीमे काम करता है, कोई उससे धीमे काम करता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग को इस चीज़ से मतलब नहीं कि कौन कितना जल्दी काम करता है, कौन कितना लेट से काम करता है, इस चीज़ का रिकॉर्डिंग मेंटेन नहीं करता। तो ये एक कमी है इसका। इसके बाद अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। यहाँ पे बोला गया अकाउंटिंग कहाँ गया, ये रहा, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था अनरियलिस्टिक कॉस्ट, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, सेम चीज़ वही है। एसेट्स को उसके एक्चुअल वैल्यू, आज जो उसकी वैल्यू है उस पर ना दिखा के कॉस्ट वाले पे दिखाना है, वही पॉइंट निकल के आया। अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। हाँ, एक कमी इसके अंदर ये है कि अकाउंटिंग के अंदर जो चीज़ें हम डालेंगे वही चीज़ें डालेंगी। मान लो आप अकाउंटेंट हो, छोड़ो आप नहीं, आपका कोई दोस्त अकाउंटेंट है, ठीक है, अब जो है वो कुछ झोल करना चाहता है, मतलब कि कुछ पैसा अपने जेब में डालना चाहते हैं। ये पर्सनली मत लेना, एग्जांपल के लिए बस। तो कुछ पैसा अपने जेब में डालना चाहते हैं, तो ठीक है, क्या हुआ कि आपका जो दोस्त है उन्होंने क्या किया कि जो भी मतलब मार्केट में जाके बिज़नेस के लिए जो भी सामान खरीद के लेके आते थे उनसे एक बात करी, क्या चीज़ की, कि जो आप खरीद के लेके आओगे, ठीक है, उसका बिल जो है ज़्यादा का बनवा लेना, पेमेंट कम करना, और बिल जो है मैं ज़्यादा का दिखा दूंगा, पेमेंट जो है कम रहेगा, और जितना ज़्यादा मैंने बिल दिखाया था और पेमेंट अपने जेब से तो कम गया, इसका मतलब कि जो ज़्यादा बच गया अमाउंट, पेमेंट मैंने कम किया मतलब ज़्यादा अमाउंट बच गया, बिल का ज़्यादा मैंने अमाउंट दिखाया था, तो जो ज़्यादा अमाउंट बच गया उसमें आधा आधा कर लेंगे। तो कुछ फ्रॉड करने के लिए भी यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। तो वही बोला गया कि अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग, मतलब कि जो अकाउंटेंट टैली के अंदर जो बातें डालेगा वही सारी बातें जो है उसके अंदर इसके अंदर पुट ऑन होती है, और अलग से कोई बातें नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, मैंने आपको 3 चीज़ें करा दिया, लिमिटेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, लिमिटेशन हो गया, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज की बात कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड बस अभी, हाँ आ गया। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। एडवांटेज क्या है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अगर हम मेंटेन करते हुए चलते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो जितने भी बिज़नेस के अंदर फाइनेंस से जुड़े हुए बातें हैं उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, जिससे कि अपने को क्या हेल्प मिलेगा कि मुझे ये पता रहेगा कि मेरे बिज़नेस से कहाँ पे कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कि मेरे बिज़नेस से जो कैश जा रहा है कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, वो सभी चीज़ों को मैं चेक कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट का मतलब है कि ये जितनी भी मैनेजमेंट है, मतलब कि टॉप लेवल वाला डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, CEO हो गया, और कौन कौन होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, ये सभी लोग जो है डिसीजन मेकिंग में कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए इनको असिस्टेंस मिलता है। जैसे कि अगर मान लो बिजनेस हुआ, ठीक है, और बिजनेस का इस साल का प्रॉफिट जो है पिछले साल के प्रॉफिट से ज़्यादा है, इसका मतलब बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो वो क्या करेंगे कि जो सेम पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स था, रेगुलेशन बनाया गया था कि बिज़नेस को हम इस डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे, तो वही सेम प्रोसीजर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके बिज़नेस को और आगे ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो वही बोला गया कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, पॉलिसीज़ बनाने में, प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में, तो इन सभी चीज़ों में मैनेजमेंट की हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट वही चीज़ बोला गया कि पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था, इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। क्यों कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पास पिछले साल का भी रिकॉर्ड है, इस साल का भी रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं अकाउंटिंग करके चलता हूँ, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। वही बोला गया फैसिलिटेट कॉम्परेटिव स्टडी।
मतलब सुविधाजनक बनाता है कि कॉम्पेरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास में बताया था कि टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ता है अपने गवर्नमेंट को, तो आज के टाइम पे जीएसटी का पेमेंट करना है। तो जीएसटी का पेमेंट कैसे करना होता है, सबसे पहले आपने बेचा, आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया, आउटपुट उसमें से आप माइनस कर दोगे जो आपने परचेज करते टाइम पे इनपुट जीएसटी पे किया होगा, उन दोनों में से जो डिफरेंस आ रहा होगा वो गवर्नमेंट को पे कर दोगे। तो सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट लोन्स। ये मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्चुअल क्लास में कि अगर आप अपना आईटीआर फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो आपको सहूलियत मिलती है बैंक से लोन लेने में। बैंक वाला आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देता है, तो लोन लेने में फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है। एविडेंस इन कोर्ट का मतलब मैंने एग्जांपल बताया था, अगर आपने किसी को सामान बेचा और उसने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया कि मान लो उसने 10,000 रुपये का सामान खरीदा और वो आपसे 15,000 रुपये क्लेम मांग रहा है, ये प्रेजेंट करते हुए कोर्ट में कि मैंने इससे 15,000 रुपये का सामान खरीदा था, ठीक है, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट रहेगा तो मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ एज एन एविडेंस, यहाँ पे हेल्प मिलता है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। हाँ, इंसॉल्वेंसी का मतलब मैंने बताया था कि जब किसी व्यक्ति की एसेट्स, बिजनेस की एसेट्स उसके लायबिलिटी से कम हो जाए और वो बिजनेस अपने लायबिलिटी का पेमेंट करने में अनेबल है, इनकेपेबल है, तो यहाँ पर उस बिज़नेस को इंसॉल्वेंट होने में गवर्नमेंट भी है, जो कोर्ट है, वो हेल्प करता है, इंसॉल्वेंट घोषित कर जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी इंसॉल्वेंट हो जाता है उस पर्सन की जितनी भी लायबिलिटीज थी, कर्ज थे, अब उनको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये असिस्टेंस करता है, ठीक है। हेल्प इन पार्टनरशिप अकाउंट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है अपना फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हम बात करते हैं, फंक्शन वाला पोर्शन खोल लेता हूँ, आप भी खोल लो। हाँ, ये रहा। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पहला मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, शुरू से ही करते आ रहे हैं, फ्यूचर में देखा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, बिजनेस के अंदर होने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे वही बोल रहा है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो आपके बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस कमाया गया उसको कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। कंपनी होगा तो उसके लिए बैलेंस शीट, स्टेटमेंट, P&L अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हर एक एंटिटी के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अलग है, पार्टनरशिप के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है। तो यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि अगर आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो आपको टैक्स का पेमेंट करने में सहूलियत मिलेगा। जिससे कैसे क्योंकि आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे, प्रॉफिट के बेसिस पे ही आपका टैक्स का पेमेंट होता है, तो टैक्स पेमेंट कर पाओगे ईजिली, क्योंकि आपको प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट पे डायरेक्टली टैक्स रेट अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट को पे कर दोगे। तो मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हम कानून के जो भी ज़रूरतें हैं, नियम कानून है, उनका पालन कर रहे हैं। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का मैंने बताया कि टैक्स का पेमेंट करके, ये टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 किस लिए बनाया गया है कि टैक्स का पेमेंट करें लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हुआ, कहाँ पे फीचर्स में भी रिपीट हुआ, ऑब्जेक्टिव में भी रिपीट हुआ था, ये चीज़ आप जानते हो। इसी तरीके से असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसीज़ में, प्लानिंग में, ओके। तो यहाँ पे ये हेल्प करते हैं, ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, बेसिकली देखो यहाँ पे 4 तरीके का अकाउंटिंग होता है। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और चौथा होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जहाँ पे हम फाइनेंस से डील करते हैं, मतलब कि एक बिज़नेस के अंदर कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया गया, वो चाहे सोल पार्टनरशिप हो, मतलब अकेला बिजनेस बंदा ऑपरेट कर रहा हो, या फिर पार्टनरशिप, साझेदारी में बिजनेस को चलाया जा रहा हो, या फिर कंपनी के अंदर बिजनेस को चलाया जा रहा हो, मतलब कि कंपनी वाला बिजनेस चलाया जा रहा हो। तो वहाँ पे जो भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया गया, माफ़ कीजिएगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस पता लगाया जाएगा वो किसके थ्रू पता लगाया जाएगा, जो हमने फाइनेंशियल
अकाउंटिंग पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग अपने को सिखाता है कि अगर मान लो आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है, ये चीज़ें दिखाएगा। जो एम्प्लॉय का पेमेंट हो रहा है कितना पेमेंट करना है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करें, सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में मिलेगा, आगे का विषय है, जब आप बीकॉम लेवल पे आओगे तब ये सब सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे जिसको अपन एचआर के भी नाम जानते हैं, एचआर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ये जो एचआर डिपार्टमेंट है ये देखता है कि बिजनेस के अंदर कितने मेन पावर की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि कितने वर्कर्स की, कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। तो इन सभी चीज़ों के लिए एचआरएम डिपार्टमेंट बनाया गया। इसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से बिजनेस के अंदर फंड को मैनेज किया जाएगा। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। अब ब्लड का जो सर्कुलेशन है हाई हो जाए तो भी दिक्कत, कम हो जाए तो भी दिक्कत। उसी तरीके से एक बिज़नेस के अंदर जो फाइनेंस यूज़ हो रहा है, पैसा यूज़ हो रहा है, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तभी ठीक है। अदरवाइज़ बिज़नेस के अंदर भी ज़्यादा पैसा होना ठीक नहीं है, कम पैसा होना भी ठीक नहीं है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखते हैं। नेक्स्ट आता है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कि कौन कौन वो लोग हैं जिनको अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन से। तो सबसे पहले मैंने बताया कि गवर्नमेंट है एक यूज़र किसकी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। गवर्नमेंट को टैक्स का कलेक्शन करना है कि किस बिज़नेस से कितना कमाया, मैं उससे टैक्स का कलेक्शन कर सकूं। इसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स वह व्यक्ति हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मैं अगर इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। तो यहाँ पे इनको सहूलियत मिलता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। फिर इसी तरीके से आते हैं क्रेडिटर, वो व्यक्ति जिससे हमने उधारी खरीदा, हमको उनको पेमेंट करना है। तो ये देखना चाहते हैं कि इस व्यक्ति को मैं अगर उधार सामान बेचता हूं तो क्या मुझे ये कल पेमेंट कर देगा जब पेमेंट करने की बारी आएगी। इसी तरीके से और कौन, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, आपके कंज्यूमर्स हो गए, पब्लिक भी हो गई। तो ये सभी ये चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड है कि क्या ये कंपनी सोशल वेलफेयर के लिए अच्छी है, मतलब कि ये कंपनी ज़्यादातर लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रही है। तो इन सभी चीज़ों के लिए पब्लिक, कंज्यूमर्स आपके बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है अपना डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ और चीज़ों को समराइज वे में आपको बता देता हूँ। हाँ, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग का दायरा जो है सीमित होता है, मैंने आपको बताया था। बुक कीपिंग दो चीज़ के साथ डील करता है, एक तो रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। ये बुक कीपिंग का पार्ट माना जाता है, मतलब बुक कीपिंग यहीं तक रहता है। जो अकाउंटेंट का काम है सिर्फ यही करना, बाद का काम जो है सीनियर अकाउंटेंट का। ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड किया गया था, क्लासीफाई किया गया था, उसको समराइज़ करना, ये अकाउंटिंग का पार्ट माना जाता है। ये भी अकाउंटिंग का पार्ट है, ओके। सो आगे का जितना काम है इसको छोड़ के रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये बुक कीपिंग का पार्ट माना जाएगा। और आगे का काम अकाउंटिंग का, वही यहाँ पे बोला गया कि स्कोप में सबसे पहला बुक कीपिंग इज द कंसर्न विद अंडरलाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट मेजरिंग दैम इन मनी आइटम, रिकॉर्डिंग दैम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासीफाइंग दैम। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जैसे मैंने बताया कि इन दोनों को छोड़ के बाकी जितना भी काम है, समराइज़ करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, उसका इंटरप्रिटेशन देना, कम्युनिकेट करना, ये सारा चीज़ जो है अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो अकाउंटिंग इज द कंसर्न विद द समराइजिंग द recorded transactions and the events, interpreting the, communicating the result thereof। वही डेफिनेशन डाल दिया यहाँ पे, डेफिनेशन को उठा के। नेक्स्ट आता है स्टेज। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये प्राइमरी स्टेज के अंदर आता है, मतलब सबसे पहले ये बिजनेस के अंदर यही काम होगा अकाउंटिंग करने से पहले। अकाउंटिंग जो है सेकेंडरी है, तो ये प्राइमरी स्टेज है, इधर वाला बुक कीपिंग, और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है, वही बोल दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोला गया द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सिस्टमेटिकली तरीके से जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से उनको रिकॉर्ड कर सके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसी पर्पज़ से हम अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, जो हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करा, क्लासीफाई करा, ठीक है, इन सब रिकॉर्डिंग के बेसिस पे। इसमें बोला गया द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसके बाद नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो हाँ, बुक कीपिंग जो है आपका डेली बेसिस पे क्या आता है, बिजनेस के अंदर जैसे कोई भी
मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है तुरंत रिकॉर्ड करो। लेकिन अकाउंटिंग जो है प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर निकाला जाता है, मतलब जब आपका बिजनेस क्लोज हुआ तो बिजनेस क्लोज होने के बाद आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब कि कौन इसको परफॉर्म करता है। बुक कीपिंग को इट इज़ बिंग अ रूटीन वर्क, इट इज़ परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ। जो भी जूनियर स्टाफ होता है मतलब जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटिंग सीनियर अकाउंटेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पेशल स्किल। बुक कीपिंग के अंदर कोई भी स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे सिंपली जाके आपको टैली में एंट्री पास कर देना, वो सब कुछ ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अकाउंटिंग करते टाइम पे आपको स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रहा आज का क्लास, छोटा रखा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों